यदि दो सिंपल सेंटेंस में कोई सेंटेंस जो हमारा है वो समथिंग आ रहा है, किसी सेंटेंस में हम लोगों को समथिंग दिखाई दे रहा है, तो उसे हम लोग व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बना देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास सिंथेसिस बेस है और सिंथेसिस में आप लोगों के लिए सबसे टफ चैप्टर मैं अब लेकर आया हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जुड़वा दिया, कंपाउंड सेंटेंस जुड़वा दिया। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाकर देख लीजिए कि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के कई सारे वीडियो बने, कंपाउंड का एक बना है। मैं पूरी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूं, वहां जाके उसे जरूर देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से जुड़ा था, कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार जुड़ा था। आज हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से जुड़ा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो को स्किप भी नहीं कीजिएगा, वरना स्किप अगर कर दिया तो कोई ना कोई रूल आपसे छूट जाएगा और अंत तक नहीं देखेंगे तो सब कुछ जान नहीं पाएंगे। क्योंकि सिंपल सेंटेंस बहुत आसान था, सिंपल नाम से ही सिंपल होता है। कंपाउंड जो दो प्रिंसिपल को जोड़ता है, लेकिन जब दो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट जुड़ते हैं तब क्या होता है, ये बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। इसलिए बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियो को छोड़े हुए आप पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ा जाता है, क्या रूल उसके सामने निकल के आते हैं। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो क्लासेस जोड़ के बनाया जाता है। मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लॉजेस क्या होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाया जाता है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ के बनाया जाता है। पहली जो हमारी होती है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी हमारी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसा कि मैंने क्लॉजेस में बताया है, जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन से जाकर देख सकते हैं कि क्लॉजेस कैसे किसे कहते हैं। लेकिन इसमें एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज उन क्लॉजेस के कहते हैं जिनका एक अपना एक फिनिट वर्ब होता है, अपना एक सब्जेक्ट होता है। क्लॉजेस जो होती हैं उनका एक फिनिट वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और ऐसे प्रिंसिपल क्लॉज का भी एक फिनिट वर्ब, एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये अपना अर्थ देने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होती, ये अपना आप अर्थ देने में पूरी तरह से सक्षम होती है। लेकिन जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आधारित होती है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज की कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है। होता सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होता है, लेकिन इसकी मीनिंग बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कंप्लीट नहीं होती है। और जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों जोड़कर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़कर ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। अब क्लॉसेस का जो वीडियो देख रखे हैं उनके लिए ये जानकर आराम से होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन प्रकार से बनाई जाती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहली हमारी होती है नाउन क्लॉज, दूसरी हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरी हमारे पास आ जाती है एडवर्ब क्लॉज। ये तीन क्लॉसेस होती है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं। और आज हम लोग जो सिंथेसिस का जो टॉपिक आज मैं शुरू करने वाला हूं, वो आज मैं आपको नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है ये बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं नाउन क्लॉज को जोड़कर और सेंटेंस को कंबाइन करना ही सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करना सीखते हैं। नाउन क्लॉज पहले जान लीजिए होते क्या है। नाउन क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब ऐड किया जाता है तो उसमें आप ध्यान रखिए कि पहले वाक्य में जो चीज बताई गई हो, जो कार्य बताया गया हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर उसी को स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा हो, एक्सेप्ट किया जा रहा हो या रिजेक्ट किया जा रहा हो, या फिर पहले में जो कुछ बताया गया हो उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में कुछ व्याख्या की गई हो, कुछ उसके बारे में और बताया गया हो, तो दूसरा सेंटेंस वहां पे नाउन क्लॉज का काम करता है।
और नाउन क्लॉज जो होती है हमेशा नाउन की तरह वर्क करती है। और नाउन जानते हैं कैसा वर्क करता है, नाउन कभी सब्जेक्ट बन जाता है, कभी किसी का ऑब्जेक्ट बन जाता है, नहीं सब्जेक्ट टू ए वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसी तरह से नाउन का वर्क होता है। तो चलिए इस चीज को मैं आपके लिए लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउन क्लॉज के बारे में मैंने लिख दिया है कि यदि पहले वाक्य में दिए गए फैक्ट्स या स्टेटमेंट को दूसरे वाक्य में स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, यानी एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, अथवा पहले वाक्य के कथन को दूसरे वाक्य में स्पष्ट किया जाए, कि जो पहले वाक्य में अगर कहा जा रहा है उसी को दूसरे वाक्य में स्पष्ट किया जाए, उसी के बारे में दूसरे वाक्य में कुछ और बताया जाए, तो दूसरा वाक्य वहां पे नाउन क्लॉज माना जाता है। यानी कि सब जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सीधा सा आप जान लीजिए कि किसी एक वाक्य में कोई स्टेटमेंट दी जा रही, कोई कथन कहा जा रहा है और दूसरे वाक्य में उसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, या दूसरे वाक्य में उसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ और विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, तो दूसरा वाक्य वहां पर नाउन क्लॉज कहा जाएगा। अब ये दूसरा वाक्य कहां हो सकता है? दूसरा वाक्य सेंटेंस में पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये दूसरा वाक्य हमेशा बाद में ही नहीं मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। अब जान लीजिए कि नाउन क्लॉज नाउन की तरह वर्क करता है, नाउन क्लॉज जो है नाउन की तरह काम करता है, अतः ये प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का, यानी जो पहले वाक्य की वर्ब होगी, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, या केस इन एपोजिशन, इस रूप में भी काम कर सकता है। और साथ ही जान लीजिए कि जो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब होती है वो अधिकतर कहना, सुनना, देखना, पूछना, सोचना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, पहचानना, स्वीकार करना, मना करना, यही सारी वर्ब आपको वहां पे दिखाई दे सकती हैं। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ इसके कंजक्शन को दिखाते हैं कि किस कंजक्शन का यूज करके दो जो है सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। तो पहले से नोट कर लीजिए। तो नाउन क्लॉज को जब भी जोड़ा जाता है तो कुछ कंजक्शन उसके साथ पहले लगा दिए जाते हैं। कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, उनका क्या क्या अर्थ होता है, ये मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिससे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कंजक्शन को याद करके ही आप लोग दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो पहले कंजक्शन को लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे बताता हूं। तो ये देखिए कुछ कंजक्शंस हैं जिनको प्रयोग करके नाउन क्लॉज को जोड़ा जाता है। जैसे हो गया दैट, कि, हु माने कि, कौन, किसने, हुज, हुम माने किसको, हुज माने किसका, किसकी या किसके, वेयर माने कहां, व्हेन माने कब, ये सारे जो लिखे हुए हैं। उसके बाद आ गया हाउ मैनी, कितने, व्हाट की क्या, जो कुछ, इफ या वेदर की क्या, विच की या की कौन सा, ये सारे कंजक्शन जो होते हैं इनका प्रयोग करके आप लोग जो दो एक नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि यदि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि जो नाउन क्लॉज हमारी है वो हमारी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो एक बात ध्यान रखिए कि उसको आप लोग असर्टिव में चेंज कर देंगे, अर्थात सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, वर्ब उसके बाद में लगाएंगे। क्लियर रखिए कि नाउन क्लॉज जो है उसका जो इंट्रोगेशन वर्ड है अगर WH फैमिली से है, इन सबसे रिलेटेड है, हु, हुम, हुज, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सारे रिलेटेड हैं, तो आप इसी को कंजक्शन बना के इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये इकलौता ये वर्ड जो है ये तब यूज किया जाएगा जब आप लोगों का जो इंट्रोगेशन वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे जो इंट्रोगेशन वर्ड आप में ग्रुप में अगर यूज हो रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को इफ या वेदर का यूज करना है। जस्ट लाइक दिस, जो नरेशन में आपको मैंने क्वेश्चन वर्ड वाले जो इनडायरेक्ट बनाना बताया था, सेम वही सेंटेंस यहाँ पे नाउन क्लॉज के साथ जुड़कर आते हैं। यानी कि वहां पे इंट्रोगेशन में क्या था कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी जो इंट्रोगेशन वर्ड आ रहा है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पे आप लोग दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग कर देते थे। लेकिन अगर वहीं पर अगर WH फैमिली से वो वर्ड निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता था तो आप उसी WH फैमिली के वर्ड को कंजक्शन की तरह यूज करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते थे। सेम वही चीज यहां पर भी है। ये ध्यान रखिए कि WH फैमिली का वर्ड अगर आके उसको इंट्रोगेटिव बना रहा है तो उसी WH फैमिली के वर्ड को कंजक्शन की तरह यूज करके शेष सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे। क्लियर? चलिए इन कंजक्शन को नोट कर लीजिए। तो यहां देखिए कि ये रूल जो मैंने आपको बताया था वही चीज मैंने लिख भी दी है। नाउन क्लॉज बनाने वाला सेंटेंस प्रश्न सूचक शब्द से आरंभ हो रहा है तो उसे असर्टिव बनाकर रखेंगे, अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया
यानी इज, एम, और, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, किसी भी सहायक क्रिया से अगर आरंभ हो रहा है तो हम लोग कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, टेल मी, ये सेंटेंस हम ले लिया और इसको कंबाइन किया जाए हम लोग। इसको जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा टेल मी इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखिए कुछ एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने बताया कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। यहां देखिए पहले में आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट टू ए वर्क, यानी किसी नाउन क्लॉज को किसी वर्क की सब्जेक्ट बननी तो कैसे बनेगी। जैसे व्हाट हैव यू प्लान, इट शुड बी इन्फॉर्म, तो व्हाट यू हैव प्लान शुड बी इन्फॉर्म। अब यहां पे अगला देखिए ऑब्जेक्ट टू ए वर्क, फिर इसी एग्जांपल में देखिए कि कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्क। इसी प्रकार से कई सारी जो नाउन क्लॉज का यूज हम लोगों को देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक रूल को समझते चलेंगे, एक एक नियम को समझते चलेंगे और एक एक चीज को जानते चलेंगे कि कहां कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़े। तो अब हम चलते हैं अपने कॉम्बिनेशन के रूल की तरफ। कॉम्बिनेशन का रूल किस प्रकार से होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अभी तक क्या बता रहे थे। अरे अभी तक तो भाई मैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा था, नाउन क्लॉज की इंट्रोडक्शन दे रहा था कि नाउन क्लॉज होती क्या है और क्या क्या कर सकती है। अब हम सीखना शुरू करेंगे जो इनको जोड़ने का तरीका। सही सुने आप लोग कि अब हम शुरू करने वाले हैं इन सेंटेंस के सिंथेसिस का तरीका। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट था कि लगभग 8 मिनट 10 मिनट मैंने आपको बता दिया कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्लॉज का कार्य क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। 8-10 मिनट बताने के बाद इसका कॉम्बिनेशन का तरीका अब बताने जा रहा हूं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं हमेशा बताता आ रहा हूं कि जो कुछ बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में। और ये आप जान ही चुके होंगे कि डिटेल में अगर ना बताना हो तो 10 मिनट पहले ना बता तो सीधे कॉम्बिनेशन का तरीका बताने लगते। तो अब हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ जो हमें प्रयोग करके जिसको सेंटेंस को सिंथेसिस करना रहता है। तो पहला रूल ये आता है हमारे सामने कि यदि नाउन क्लॉज, तो पहला रूल हमारे सामने आता है कि नाउन क्लॉज के कंजक्शन से पहले, नाउन क्लॉज में जो भी कंजक्शन मैंने बताया उन कंजक्शन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनसे पहले आप लोगों को ना इट प्रयोग कर सकते, ना दिस, दस, दैट, सो, इन सब का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते, ये प्रयोग वर्जित होता है। अब अगर आ जाते हैं अगले रूल की तरफ, तो अगले रूल में देख लीजिए कि यदि दो सिंपल सेंटेंस में कोई सेंटेंस जो हमारा है वो समथिंग आ रहा है, किसी सेंटेंस में हम लोगों को समथिंग दिखाई दे रहा है, तो उसे हम लोग व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बना देते हैं। व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये देखिए कि ही सॉ समथिंग, आई कैन नॉट टेल इट यू। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि उसने कुछ देखा, समथिंग, कुछ देखा। इस सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा आई कैन नॉट टेल यू, टेल इट यू। अब इसको हम लोग व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाते, तो व्हाट ही सम। क्लियर? यानी एक क्लॉज में जिसमें समथिंग का प्रयोग हो उसे आप लोग व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बना के लगा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले रूल के अनुसार हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में हम लोगों को समवेयर का प्रयोग देखने को मिल जाता है, समवेयर, तो उस सेंटेंस को जब भी हम कंबाइन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो समवेयर वाले सेंटेंस को हम लोग वेयर से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बना देंगे। कैसे बना देंगे? एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ही वेंट समवेयर, आई डू नॉट नो इट। तो ये देखिए कि इसको जब कंबाइन करेंगे कि ही वेंट समवेयर
आई डू नॉट नो इट, तो इसका हो जाएगा कि आई डू नॉट नो वेयर ही वेंट। क्लियर? तो इसको अब समवेयर वाले जो क्लॉज सेंटेंस था, इसको वेयर से शुरू होने वाला हमने बना दिया कि वेयर ही वेंट। क्लियर? ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस समवन, किसी सेंटेंस में समवन आ जाता है या समबडी आ जाता है, तो उसको जब भी हम सिंथेसिस करेंगे तो समवन समबडी वाले सेंटेंस को हम लोग हु से आरंभ करके नाउन क्लॉज बना देंगे। क्लियर? चलिए इसको लिख देता हूं मैं आपको कि यदि सेंटेंस में समवन नाउन क्लॉज बना देंगे, नाउन क्लॉज बना देंगे। क्लियर? कि यदि सेंटेंस में समवन या समबडी आया हो तो उसे हम लोग हु से आरंभ होने वाला नाउन क्लॉज बना देंगे। कैसे बना देंगे? ये एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि समवन केम माय हाउस yesterday. I cannot tell you. ये एक सेंटेंस हमने लिया, someone came my house yesterday, I cannot tell you। तो ये हो जाएगा कि I cannot tell you। अब इसको हु से शुरू होने वाला बताएंगे, तो हु केम माय हाउस यस्टरडे। क्लियर? ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि ये रूल भी समझ लिया होगा आपने। इसके बाद हम लोग अगला रूल ले लेते हैं कि अगला रूल हमारे सामने आता है कि यदि सिंपल सेंटेंस, यदि कोई सिंपल सेंटेंस है उसमें आपको सम टाइम या एनी टाइम देखने को मिल रहा है, सम टाइम या एनी टाइम देखने को मिल रहा है, तो उस सिंपल सेंटेंस में जो उसकी नाउन क्लॉज बनेगी वो नाउन क्लॉज व्हेन से आरंभ होकर बनेगी। क्लियर? चलिए लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो यहां देखिए कि इसको मैंने लिख दिया कि यदि एक सिंपल सेंटेंस में सम टाइम या एनी टाइम का प्रयोग है तो नाउन क्लॉज को व्हेन से आरंभ किया जाता है। यानी आपको कहीं पर भी सेंटेंस में अगर सम टाइम या एनी टाइम दिख जाए तो 100% आप मान के चलिए कि उसमें जो नाउन क्लॉज यूज करेंगे आप लोग, वो आप व्हेन से आरंभ करेंगे। क्लियर? चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसको। हम लोग एग्जांपल लिया कि ही मे कम टू मी। एग्जांपल हमारे सामने आया कि ही मे कम टू मी एट एनी टाइम, आई डू नॉट ब्रो इट। तो ये हो जाएगा कि आई डू नॉट ब्रो व्हेन, अब इसी को तो बनाना है, व्हेन ही विल कम टू मी। क्लियर? उम्मीद है कि ये दोनों रूल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ऐसा आता है आपके सामने कि अगर दो सेंटेंस आपको मिल रहे हैं और किसी सेंटेंस में आपको कॉज या रीजन, ये वर्ड दिख जाए, कॉज या रीजन, इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको नजर आ जाए, तब आप चाहे तो उस सेंटेंस जिसमें आपको कॉज या रीजन नाम वर्ड ये नजर आ जाएंगे, उस सेंटेंस में से आप इस कॉज या रीजन को हटा देंगे। क्लियर? और उसी सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लास बना के पहले लिख लेंगे, और दूसरा सेंटेंस जिसमें कॉज या रीजन का प्रयोग नहीं हुआ होगा उसको आप लोग व्हाई से शुरू करके नाउन क्लॉज बना के प्रिंसिपल क्लॉज के बाद रखेंगे। क्लियर? चलिए इसका रूल मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां देखिए कि ये चीज मैंने लिख दी कि यदि दो सिंपल सेंटेंस में से एक में कॉज या रीजन शब्द का प्रयोग है तो उसी सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना के सबसे पहले लिख देंगे और दूसरे सेंटेंस को व्हाई से शुरू होने वाला क्लास बना के बाद में लिखेंगे, और कॉज या रीजन शब्द को हटा देंगे। क्लियर?
ये उम्मीद है कि ये रूल आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि कॉज या रीजन को हटा के उसी को आप प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। भाई अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ढूंढकर लाता रहता हूं। तो अब इस रूल को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होगा कि ही इज सैड, आई डू नॉट नो इट्स कॉज या फिर इट्स रीजन। तो यहां देखिए कॉज आया, अर्थात ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारी बननी है। तो यह हो गया आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब हमें कॉज को तो हटा देना, तो इट्स कॉज को हमने पूरा हटा दिया और इसको व्हाई से शुरू, तो व्हाई ही इज सैड। क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग इस रूल को समझ लिए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने 7वें रूल की तरफ। 7वां रूल थोड़ा सा टफ है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ये आसान ही रहेगा। क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में, 2 सेंटेंस आप जोड़ रहे हैं और किसी सेंटेंस में आपको र्यूमर, इंफॉर्मेशन, मैसेज, रिपोर्ट, आइडिया, फैक्ट, ट्रुथ, स्टेटमेंट, ये सारे शब्द आपको अगर नजर आ गए तो आप करेंगे क्या? जिस सेंटेंस में आपको ये शब्द नजर आ रहे हैं उसी सेंटेंस को आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनाना होगा। लेकिन रुकिए, अभी प्रिंसिपल क्लॉज बना के पहले में नहीं लिख देंगे। इस प्रिंसिपल क्लॉज को आप 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे मतलब इसके जो सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पढ़ रखा होगा, तो जो सब्जेक्ट पार्ट है इस सब्जेक्ट पार्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद अब दैट लगाएंगे और दैट लगा के सेकंड कुछ सेंटेंस को पूरे का पूरा वैसे का वैसा ही लिख देंगे। और फिर जब सेकंड सेंटेंस खत्म हो जाए तो कॉमा प्लेस करेंगे और उसके बाद आप प्रिंसिपल क्लॉज के प्रेडिकेट पार्ट को, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हुआ वाक्य होगा उसको आप लिखेंगे। यानी इस प्रिंसिपल क्लॉज को आप 2 भागों में लिखेंगे, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज से आधा प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले और आधा प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद लिखेंगे। क्लियर? ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी कि ये पहले सेंटेंस वर्ड याद करने होंगे। ये वर्ड आपको जहां नजर आ जाएंगे जिस सेंटेंस में, उसी सेंटेंस को आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज बनाते ही उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को कर लीजिए अलग, या फिर आपको सीधी सी बात है कि आपको यही शब्द जो आ जाएंगे इसी शब्द को आपको सब्जेक्ट बन जाएंगे आपके, और इसी सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले यूज करना है। इस सब्जेक्ट के बाद आप दैट लगाए, सेकंड सेंटेंस को लिखिए और फिर कॉमा प्लेस कीजिए और बाकी बचे हुए प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस को लिख दीजिए। कैसे लिखिए? एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि महात्मा गांधी मेड ए ग्रेट सेक्रीफाइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहां देखिए स्टेटमेंट वर्ड आ गया, तो अर्थात ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारी बनने वाली है। अब प्रिंसिपल क्लॉज बनने वाली है तो मतलब इसका सब्जेक्ट पार्ट ये हुआ दिस स्टेटमेंट, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे दिस स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे दैट। क्या बताया? दैट का यूज कीजिए और दैट का यूज करने के बाद दूसरा सेंटेंस लिखिए कि दैट महात्मा गांधी मेड a great sacrifice, a great sacrifice। अब फिर क्या बचा? सेक्रीफाइस खत्म, ही सेंटेंस हमारा खत्म हुआ, कॉमा प्लेस कर दिया और उसके बाद इज ट्रू बचा हुआ था तो इसको हम लोग यहां लगा देंगे। क्लियर? उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशन हुआ या रूमर हुआ या फिर मैसेज हुआ या फिर आपको आइडिया हुआ या फिर स्टेटमेंट हुआ या फिर ट्रुथ, ये वर्ड आपको नजर आ, उसी सेंटेंस को आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है और उसी प्रिंसिपल क्लॉज को 2 टुकड़ों में बांटना है। पहले उस पार्ट को लिखना है जिसमें आपको ये वर्ड आपको नजर आ जाएंगे, उस पार्ट को लिखना, वो एज ए सब्जेक्ट का काम करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस दैट लगा के, फिर बचे हुए पार्ट को कॉमा लगा के बाद में लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम ये कहता है हमारा कि अगर 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस प्रश्नवाचक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, तब आप उसमें इफ या वेदर का यूज करके नाउन क्लॉज को बनाएंगे। अगर वो सेंटेंस किसी क्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्यू वर्ड मतलब डब्ल्यू फैमिली के शब्दों से अगर वो स्टार्ट हो रहा है,
तब आप वहां पर उसी डब्ल्यू फैमिली के शब्द को उस नाउन क्लॉज का कंजक्शन बना के उसी से नाउन क्लॉज को आरंभ करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। तो आ जाते हैं, चलिए देखते हैं कि अपने इस सेंटेंस को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। लेकिन हाँ, इसको कंबाइन करने से पहले एक बात आप जरूर जान लीजिएगा कि इसमें जो टेंस चेंजिंग के रूल होते हैं वो इनडायरेक्ट से आते हैं। मतलब इसके रूल इनडायरेक्ट से चले आते हैं यहां तक कि आपको टेंस परिवर्तन का जो रूल मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो टेंस परिवर्तन किया जाता है उस टेंस परिवर्तन का रूल यहां तक चल के आ गया है। कैसे चल के आ गया ये देख लीजिए। इसे कहा गया आई आस्क्ड हिम, इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, आई आस्क्ड हिम। और ये देखिए है से शुरू है तो इफ और ही और हैड का प्रयोग किया हमने, क्योंकि हैज था और इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने क्या बताया कि हैज को हैड में बदल देते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने हैड का प्रयोग किया। इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर। यहां देख लीजिए कि इसको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसको हम लोगों ने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ कि आई आस्क्ड हिम। इसे पहले लिखेंगे हम लोग, आई आस्क्ड हिम। अब यहां देखिए कि वेयर से शुरू हो रहा है, अर्थात इसी को हम लोगों को कंजक्शन बनाना है, तो वेयर। अब यहां डिड है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड को मैंने क्या बताया था, डिड को मैंने बताया लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और साथ ही साथ यहां एक और रूल चल के आ गया। कौन सा रूल, प्रोनाउन चेंजिंग का। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्ट का नियम हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो भाई जहां इनडायरेक्ट आएगा वहां उसका नियम आएगा, यानी जहां बिल्ली जाएगी वहां उसके बच्चे भी जाएंगे। तो जहां इनडायरेक्ट जाएगा वहां उसके नियम जाएंगे, किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो यहां इनडायरेक्ट आया तो इसके नियम आए। तो अब आप क्या करेंगे, यू को चेंज करेंगे इसके प्रोनाउन के अनुसार। अब जिनको पता है इनडायरेक्ट के रूल उनके लिए तो आसान सा चुटकी बजाने का काम है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने बता रखा है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट का कैसा बेसिक रूल होता है। वो बेसिक रूल जरूर याद करके रखिए क्योंकि हर जगह वो काम आता है। और जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं हम लोग कि वेयर यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। और डिड को बदल लेंगे हम लोग हैड में, और फिर गो का थर्ड फॉर्म लगा देंगे गॉन, वेयर ही हैड गॉन, और फिर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्लियर। ये सेंटेंस हो गया कंबाइन। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला नियम आता है हमारे सामने, परेशान मत होइए, ऊबिए मत। मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो चुका है और आप लोग इसे देखते देखते ऊब चुके हैं। मैं भी सोच रहा हूं कब खत्म होगा, बस आखिरी रूल लेकर आ गया हूं। और आखिरी रूल ये समझाने के बाद अब रूल नहीं रह गए हैं और ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये रूल ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि अगर दो सेंटेंस है जिसमें एक इंपरेटिव है एक असर्टिव है। अब सेंटेंस यहां आ गया इंपरेटिव और असर्टिव। अगर एक सेंटेंस आपको इंपरेटिव मिल रहा है और दूसरा सेंटेंस आपको असर्टिव मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को पहले लिखकर प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे और असर्टिव को उसके बाद लगा के उसका नाउन क्लॉज बनाएंगे। क्लियर। इंपरेटिव पहले रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बनेंगे और असर्टिव उसके बाद रख के उसका नाउन क्लॉज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। आपके लिए रूल मैंने लिख दिया है कि दो सेंटेंस में एक इंपरेटिव एक असर्टिव है, तो इंपरेटिव को आप प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए, असर्टिव को आप नाउन क्लॉज बना के उसे साथ जोड़ दीजिए। सेंटेंस हमारा कंबाइन हो जाएगा। एग्जांपल लिया हमने कि व्हाई इज ही सैड आस्क हिम। अब यहां आस्क हिम देखिए इंपरेटिव है, तो इसे स्टार्ट में लिख लीजिए आस्क हिम, और फिर ये पूरा व्हाई इज ही सैड। क्लियर। ये जुड़ गया, इसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं करना, बस इंपरेटिव सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए और दूसरे वाले को नाउन क्लॉज बना के सेंटेंस को कंबाइन कर दीजिए। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अंततः नाउन क्लॉज खत्म। नाउन क्लॉज के जितने भी रूल थे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि नाउन क्लॉज से सेंटेंस को कंबाइन करना आपने सीख लिया होगा और अभी तक बोर नहीं हुए होंगे। अगर बोर हो गए हो तो भाई पढ़ाई है, थोड़ा सा मन लगा लिया कीजिए।
बोर मत हुआ कीजिए। तो आशा करता हूं ये सारे रूल आपने कॉपी पे लिख लिए होंगे, लिख जरूर लिया कीजिए, वरना आपके लिए आपको बाद में भूल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव क्लास भी बताने वाला हूं, एडवर्ब क्लास भी बताने वाला हूं कि एडजेक्टिव क्लास का यूज करके सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाए, एडवर्ब क्लास को किस प्रकार कैसे यूज करके सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाए। तो जरूर आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो सुबह सुबह आपके मोबाइल की घंटी बजा दिया करे और आपको मेरा वीडियो पहले मिल जाया करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।